मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे अपने क्लास 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आवेश तथा विद्युत। फ्रेंड्स, हम लोग फिजिक्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। कि डिफाइन इसको करना चाहेंगे तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एस्ट्रोनॉमी, मतलब ब्रह्मांड के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम 12th में सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फिजिक्स का एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका हिंदी होता है विद्युत चुंबकत्व। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बिजली गति। अब देखिए, यहाँ इम्पोर्टेंट बात नोट कीजिएगा। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा आवेश है, क्या है, हमारा जो आवेश है वह स्थिर रहेगा, यानी कि रेस्ट रहेगा, विरामावस्था में रहेगा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमारा आवेश गतिशील रहेगा, यानी कि मोशन अवस्था में रहेगा। तो मोशन अवस्था में रहेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, जब वो रेस्ट में रहेगा तब वो क्या उत्पन्न करेगा, सब हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जानेंगे जब आवेश विरामावस्था में रहता है तब क्या होता है। देखिए, जब आवेश विरामावस्था में, एक मिनट इसमें समझिए पहले। आवेश जो स्थिर जो है, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को दो चैप्टर आता है, दो चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से चैप्टर 1 है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर हमारा है विभव, विभवांतर और संधारित्र। सेकेंड चैप्टर में हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ने, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हम इतना चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। देखिए, अब हमारा चैप्टर 3 आता है विद्युत धारा। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट। उसके बाद आता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमारा चैप्टर 5 में आता है एसी, अल्टरनेट करंट जिसको बोलते हैं। और उसके बाद चैप्टर 6 में आता है हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। ठीक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म यूनिट आता है। ये हमारा है सिलेबस। इससे हमारा फिजिक्स का फर्स्ट बुक फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम जानेंगे आवेश के बारे में। आवेश के बारे में जानेंगे और ऐसे धीरे धीरे टॉपिक चलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानेंगे अब आवेश के बारे में। तो आवेश क्या है, तो फ्रेंड्स, आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म। क्या है, आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म। पहला टॉपिक क्या है, पहला पॉइंट, मूलभूत गुणधर्म। मूलभूत गुणधर्म किसको कहते हैं, वैसा गुणधर्म जो किसी पदार्थ में पहले से ही है, आप उस पर यह प्रश्न नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते उसमें क्या है। अच्छा बोलिए, अगर मान लिया जाए कि आप 50 kg के, मान लीजिए सपोज है आप 50 kg के, क्या हम आपसे यह प्रश्न कर सकते आप 50 kg के क्यों, ये प्रश्न अजीब नहीं लग रहा। तो
मूलभूत गुणधर्म किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा कि जो गुण पहले से ही रहता है हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये ऐसा क्यों। ओके, तो देखिए आवेश किसी भी पदार्थ का, किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके कारण वह दो चीज उत्पन्न करता है। पहला है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और दूसरा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब देखिए आवेश जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर खड़े क्यों हैं, चलते क्यों हैं, क्योंकि पृथ्वी हम पर एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिसके कारण हम पृथ्वी पर क्या खड़े हैं। तो देखिए समझ, हमारे पास ऐसा थिंकिंग कीजिएगा, हमारे पास ऐसा क्या है, समझ लो हमारे पास ऐसा क्या है जिसके कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। क्या है, तो हमारे पास द्रव्यमान है, यानी कि मास है। ठीक, अब बतलाइए कि पृथ्वी जो हम पर जो बल लगाती है, पृथ्वी हम पर बल लगाती है गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसके पास ऐसा क्या है जिसके कारण वो हम पर बल लगाती है। आंसर वही द्रव्यमान। यहाँ आप क्या समझे, बल लगाने के लिए भी द्रव्यमान चाहिए और उसको अनुभव करने के लिए भी क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। इसी प्रकार यहाँ आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, या फिर कहीं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है तो उसको अनुभव भी कौन करेगा, आवेश। ओके, अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या उसे अनुभव करता है। इतना बात समझ में आएगा। आवेश किसे कहते हैं समझ में आएगा। आवेश का डिफाइन करने में कहीं भी डाउट नहीं हो। सॉरी दोस्तों, चलेंगे अब देखिए आवेश का डिफिनेशन जानने के बाद हम जानते हैं कि आवेश के प्रकार कितने हैं, आवेश को कितने भागों में बांटा गया। समझिए आवेश को दो भागों में बांटा गया। पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में धनात्मक आवेश यानी प्लस, और नेगेटिव चार्ज में ऋणात्मक आवेश मतलब माइनस। अब इसमें एक कंसेप्ट समझिए, देखिए अगर दोनों आवेश यानी कि प्लस के सामने अगर प्लस आ गया मतलब, या फिर माइनस के सामने माइनस आ गया, इसका मतलब सजातीय आवेश। क्या, सजातीय आवेश। समान जात मतलब सजातीय आवेश। ठीक, अब समझिए अगर प्लस के सामने माइनस आ जाए या माइनस के सामने प्लस आ जाए तो अलग अलग जात मतलब विजातीय। क्या, विजातीय। अब समझिए जब दोनों समान आवेश मिले तो दोनों में विकर्षण होता है। क्या होता है, विकर्षण। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। जब समान आता है क्या रहता है, दूर हटेगा, और जब अलग अलग आवेश मिलेगा तो उसमें आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन होता है। अब इस पर एक एग्जाम्पल समझिए। मान लिया जाए हम लोग कोचिंग जाते हैं तो बहुत से या तो कोचिंग जा रहे होते हैं और मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त का चयन करें, क्या आप कहेगा कि भाई चल चैन चढ़ा दो, क्या आप जाएंगे? कहेंगे आप न जाए। मान लिया अगर वहीं पे कोई फीमेल पर्सन होगी और कहेगी कि हमको चैन चढ़ा दो, क्या कीजिएगा, आप तुरंत जाइएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के जब अलग होता है ना, एक दूसरे से जब अलग होते हैं क्या अट्रैक्शन होते हैं। जब समान मिलता है, जब बराबर मिलता है तो क्या रहते हैं,
अलग हो जाते हैं, मतलब विकर्षित करते, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो वही सेंस को यहाँ लेकर यह समझिएगा कि अगर सजातीय आवेश रहेगा तो आकर्षण रहेगा, और विजातीय आवेश रहेगा, एक मिनट सॉरी, सजातीय आवेश रहेगा तब विकर्षण होगा, और विजातीय आवेश रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण। ठीक, सॉरी, हाँ ठीक, सजातीय तो विकर्षण और विजातीय तो आकर्षण। ठीक, एक बात समझने के बाद इसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, मतलब कि न्यूनतम संभव आवेश इसको बोल सकते हैं, न्यूनतम संभव आवेश मतलब सबसे छोटा आवेश के रूप में इसको बोल सकते हैं, जैसा यूनिट के रूप में। यूनिट के बारे में भी जानेंगे इसमें। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, फंडामेंटल आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको आप अच्छा से याद करिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके, इसके बाद समझते हैं हम इसके आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश के अभी ऐसा यूनिट के बारे में जानेंगे, डायमेंशन के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन जान गए, प्रकार जानेंगे। ठीक, आप लोग 10th में फॉर्मूला पढ़े होंगे, I बराबर Q/T पढ़े होंगे। अगर हम इसी से आवेश को किसी Q से सूचित करने से बात जान लीजिए कि आवेश जो है, आवेश को कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से हम सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए I बराबर Q/T होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं अच्छा से। अब देखिए, अब इसको हम यहाँ रखेंगे Q बराबर IT, तो I क्या, विद्युत धारा, और T समय, तो विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का सेकेंड, तो इसको शॉर्ट में हम एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं, और इसी को हम कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलॉम। कूलॉम बोलते हैं। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, C से। कूलॉम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, याद रखिए। देखिए, तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम। ठीक, ऐसा मात्रक जान गए। अब जानते हैं हम इसका CGS यूनिट। क्या जानते हैं, CGS यूनिट। इसका सीरियस यूनिट होता है स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम। ठीक, अब यहाँ जानिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 1 कूलॉम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम। इसी को हम अगर घुमा के पूछे तो 1 स्टेट, अगर हम सॉरी 1 कूलॉम बराबर 3×10⁹ स्टेट कूलॉम होता है। अगर हम यहाँ घुमा दे सकता है ऑब्जेक्टिव में यहाँ, तो हम क्या करेंगे, वो हमें घुमाएगा। 1 स्टेट कूलॉम बराबर 1 स्टेट कूलॉम बराबर हो जाएगा 1/3×10⁻9 कूलॉम। ठीक, अब इसके बाद एक और जानेंगे, EMU होता है। तो यहाँ लिखते EMU बराबर 10 कूलॉम, 1 EMU बराबर 10 कूलॉम, इतना याद रखिए। ठीक है, ऐसा यूनिट जान गए। उसके बाद स्टेट कूलॉम सीरियस यूनिट जान गए, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट जो होता है वो जाना है 10 कूलॉम होता है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। ओके, आवेशित कब होता है समझिए। हम पहले 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी तत्व तो उसके नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसको हम बोल सकते हैं आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट ऑफ चार्ज। समझिए, तो नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, और इसके इर्द गिर्द जो निश्चित कक्षा रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, गतिशील रहता है, गति करते रहता है, कक्षा में अपने घूमते रहता है। अब समझिए, अब जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है, संयोग करता है, तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही रहता है। वो कैसे होता है, जब दो पदार्थ आपस में घर्षण करते हैं तो घर्षण से
जो ऊर्जा होता है वो ऊर्जा बाहरी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उत्तेजित की अवस्था में आते हैं और खुदक करके दूसरे तत्व के नाभिक में कक्षाएं में चले जाते हैं। ठीक है, आप समझ इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सोडियम से मिले होंगे केमिस्ट्री में और क्लोरीन से। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होता है, प्रोटॉन की संख्या भी 11 होता है। ठीक, अभी उदासीन है, अभी इसको हम नहीं बोल सकते ये आवेशित है। ठीक, अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन भी 17। ठीक, अब देखिए जब कोई संयोग करेगा, अभी ना सोडियम आवेशित है ना क्लोरीन आवेशित, दोनों उदासीन है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों आपस में संयोग करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता है। ठीक, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो यह धनावेशित हो जाता है। और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, ग्रहण करता है। जब ग्रहण करता है एक इलेक्ट्रॉन तब यहाँ क्या हो जाता है, तब यह ऋणावेशित हो जाएगा। अब समझिए जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10, और 11 ही रहेगा। अब देखिए इसमें प्लस ज़्यादा या माइनस ज़्यादा, प्लस ज़्यादा, इसलिए धनावेशित। ठीक, अब क्लोरीन में देखिए एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन लिया तब इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और प्रोटॉन 17 है। अब समझिए किसका संख्या ज़्यादा है, माइनस का या प्लस का, माइनस का 18 हो गया, प्लस का 17 था। ऑटोमेटिकली आप जानते हैं मैथ की परिभाषा से कि मैथ में आप जानते होंगे कि माइनस से नेगेटिव हो ही जाएगा। अब चलिए इसके बाद समझिए, अब एक बात आपको डाउट होना चाहिए, आपके मन में एक क्वेश्चन सवाल उठना चाहिए। क्वेश्चन आप कीजिएगा तभी आपका माइंड का सोचने का क्षमता क्या बढ़ेगा। अगर आपके माइंड सचमुच आपके काम करते हैं, अगर आईक्यू लेवल आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, कोई भी टॉपिक लीजिए, उसको उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में समझिए और एक्स्ट्रा सोचिए। जब तक आप एक्स्ट्रा सोचिएगा नहीं तब तक आपके आईक्यू लेवल बढ़ेगा नहीं। क्योंकि सोचना, अगर मान लिया जाए, आप देखो मेरे अमृत सर बोलते हैं कि जितना शरीर को आप काम करने लायक बनाए उतना करेगा। अगर मान लिया जाए एक नॉर्मल 11-12 के बच्चों को कम से कम 7 घंटा सोना चाहिए, 7 घंटा सोना चाहिए। अब 7 घंटा सोना चाहिए और इतना कोई देखते हैं कोई 10 घंटा प्लस भी चल जाता है, तो उसका क्या होता है कि वो उतना उसको काम करने का मन कब करेगा। अब 10 घंटा सोने के बावजूद वो क्लास में आराम से नींद लेते रहता है। अब कला इतना घंटा कोई के 7 घंटा सोता है, काम फिनिश हो जाता है, उसका 10 घंटा सोता है, 12 घंटा सोता है, तैयो ना होता है। इसका कारण क्या है, उस शरीर उस टाइप का हो गया। तो उसी का मेन माइंड में, अब माइंड को आप जैसा बनाइएगा वैसा चलेगा। ऐसा हाँ होता है क्या, नॉमिकल जब सर बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, नॉमिकल सर की बना दिए, हम उतार लिए, बस छाप के चल गए। ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना क्या, जब नोमरिकल बने, कैसे नोमरिकल बनता है, क्या उसमें फॉर्मूला लगा हो, वो फार्मूला आप लगाइए और खुद सॉल्व कीजिए। जब आप खुद सॉल्व कीजिएगा तो आपको इंटरेस्टेड लगेगा। जब इंटरेस्ट होगा तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो जाए उसको छोड़ना क्या, ले डूबते हैं उसको। इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा तो इसी में डूब जाएगा, समझिए। तो हम कहा थे यहाँ, हाँ तो अब समझिए क्वेश्चन क्या है। तो मान लिया जाए इसमें इलेक्ट्रॉन ई यहाँ से वहाँ चल जाता है, मतलब ई का अपनी कक्षा से दूसरे के तत्व के कक्षा में कूद के चल जाते हैं, तो भाई प्रोटॉन क्यों नहीं जाता, समझिए। नाभिक है, ये क्या है, नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण। कौन सा बल, आकर्षण बल, अट्रैक्शन बल। ठीक है, अब बताइए ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के साथ कौन सा बल लगाता है, कौन सा बल लगाता है, तो नाभिकीय, दुनिया का सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल लगाता है। और नाभिकीय बल से छूटकर बाहर जाना मुश्किल है। इसीलिए हम प्रोटॉन के आधार पर हम इसको कंसेप्ट नहीं दे सकते कि भाई प्रोटॉन जाता, नहीं, इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ आकर्षण बल लगता है। तो क्या रहता है, ये एक कक्षा से दूसरे तत्व के कक्षा में आराम से जा सकता है, दूसरे परमाणु के कक्षा में आराम से जा सकते हैं। ठीक, इतने बात समझ गए, इतना समझ में कहीं डाउट है नहीं? अगर डाउट हुआ तो कमेंट में बताइएगा, या फिर हमसे कहीं गलती हो जाए तो कमेंट करिए कि हाँ यहाँ गलती है, यहाँ पर सुधार। ओके, चलिए आगे बढ़ते, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
अब फ्रेंड्स देखिए, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। अब देखिए इसका थोड़ा समझिए। Q बराबर N E, कोई भी निकाय, कोई वस्तु का जो कुल आवेश होता है, क्या कोई भी वस्तु है, निकाय है, उसका कुल आवेश इसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या सोच सकते हैं आवेश के क्वांटमीकरण से? तो आप यही कह सकते हैं ना कि पूरे निकाय का जो आवेश होता है वो ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। आप समझिए, अगर मान लिया जाए पूर्ण गुणज होता है, तो अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप कहीं फ़ोन खरीदने गए, ठीक, फ़ोन खरीदने गए तो आप उससे दुकानदार से क्या कर सकते हैं? यही कर सकते भाई भैया हमको एक फ़ोन दिखाइए, दो फ़ोन दिखाइए, 3, 4, 5, 6 ऐसी कर सकते हैं, संख्या कैसी बढ़ेगी? क्या आप उसको बोल सकते हैं भाई हमको 1.5 फ़ोन दो, 1.5 फ़ोन दो, 2.2 फ़ोन दो, 3.4 फ़ोन दो? ऐसे बोल सकते हैं क्या? संभव है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए आवेश का क्वांटमीकरण यही कहना चाहता है हम लोगों से कि पूरे निकाय का जो आवेश होता है वो इतना का पूर्ण गुणज होता है। समझ गए? कोई डाउट है आवेश के क्वांटमीकरण में? तो फ्रेंड्स अब जानिए कि जो पूरे निकाय का जो आवेश है, समझिए पूरे निकाय का जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अब बतलाइए कि एक कूलम, मान लीजिए कि एक कूलम आवेश है आपके पास, ठीक, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं और ई तो जानते हैं, ई का मान क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19। अब समझिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एक कूलम आवेश के लिए, क्या एक कूलम आवेश के लिए एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? समझिए एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो याद ही कर लीजिएगा इसको, आप अपने सॉल्व भी कर सकते हैं। एक कूलम आवेश के लिए 6.25 × 10⁻18। इसको बनाएंगे कैसे? समझिए, यही हमारा फॉर्मूला लगेगा Q बराबर N E। जानते हैं एक कूलम होता है बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालना ही है, गुने 1.6 × 10⁻19। अब हम n के मान निकालेंगे तो जिसके गुना में, देखिए गुना में मैथ है वो ठीक समझ लीजिए, या गुना में, तो गुना वाला के जब हम अलग करते हैं ना तो उसके साथ ही जो रहता है गुना वाला नीचे भाग में चला आता है, बटा के नीचे आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा? 1/1.6 × 10⁻19 और इसको जब आप हल कीजिएगा तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में कोई डाउट है? नहीं ना। अब समझिए आवेश के बारे में हम जानिए। एक बात और समझिए, सॉरी हमको मिस्टेक समझिए, सॉरी हम 1/1.6 × 10⁻19 और इसको जब आप हल कीजिएगा तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में कोई डाउट है? नहीं ना। अब समझिए आवेश के बारे में हम जानिए, इतना ही हमारे लिए बहुत है, ठीक। अब सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड। फैरेड समझिए आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड, और 1 फैरेड बराबर होता है 96500 कूलम। मतलब कि 1 फैरेड में 96,500 कूलम
होता है। ठीक, इतना बात समझ गए। तो हम कहा थे, हाँ, तो आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक, आवेश के क्वांटमीकरण हो गया। उसके बाद